नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बताएंगे कि पिछले 5 साल में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान की पाकिस्तान को लेकर कैसे विदेश नीति बदली है। हाल ही में दिल्ली में हुए तालिबान के विजय दिवस में किस तरह इस बदली हुई विदेश नीति की एक झलक दिखाई दी और क्या इस बदली हुई विदेश नीति के कारण भारत और तालिबान के बीच में नजदीकी बढ़ रही है। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट की और जानेंगे कि क्या हॉर्मुज को खोलने को लेकर दोनों पक्षों में कोई सहमति के आसार नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी के मायने क्या हैं और इस धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब क्या संकेत दे रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। शांति वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रेट बड़ा पेंच। कतर ने कहा पहले ओमान और ईरान के बीच समझौता जरूरी, तभी शुरू होगी अमेरिका ईरान के बीच व्यापक बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा रास्ते में ना आए ओमान, जहाज पर हमला, एक क्रू की मौत। इजराइल का सीरिया के एयरबेस पर हमला, दमिश्क ने जताया कड़ा विरोध। अमेरिकी दूत ने इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। इजराइल का गाजा में इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार गिराने का दावा। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर भीषण हमला, 10 मौत, कई घायल। यूक्रेन को ड्रोन देने पर रूस की ब्रिटेन को चेतावनी, कहा भुगतने होंगे नतीजे। ब्रिटेन का पलटवार, पीएम बर्नहम ने कहा 100% जारी रहेगा समर्थन। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश। सेहत पर मेडिकल बोर्ड बनाने का भी निर्देश। आंख की रोशनी जाने का खतरा। अफ्रीकी देश जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा की लगातार दूसरी जीत। 2021 की तरह ही मिले 60% वोट। विपक्ष ने लगाए अनियमितता और डराने धमकाने के आरोप। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के 5 साल बाद अफगानिस्तान की कूटनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी तालिबान की जीत को अपनी रणनीतिक कामयाबी माना था, आज वही उसके विजय दिवस से दूरी बनाए हुए है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता राजनयिक संवाद नई तस्वीर पेश कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास बढ़ी और भारत की अहमियत बढ़ती चली गई। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अगस्त 2021 तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। तालिबान को अपनी विरासत समझने वाले पाकिस्तान के तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हमीद हाथ में चाय का प्याला थामे काबुल में रणनीतिक लाभ हासिल कर लेने का संकेत देते नजर आए थे। लेकिन चंद महीनों बाद ही पाकिस्तान की घरेलू और विदेश नीति ने चाय के इस प्याले में ऐसा तूफान बर्पा किया कि पाकिस्तान तालिबान के विजय दिवस समारोह में शामिल होने से भी परहेज करने लगा। दरअसल दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में विक्ट्री डे यानी काबुल में तालिबान की सत्ता वापसी की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। रूस, चीन, फिलिस्तीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नाइजर, कतर, ओमान, सर्बिया समेत कई देशों के राजनयिक पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान ने दूरी बनाए रखी। ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसके संबंध तालिबान से तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के विशेष मौजूदगी दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रमाण दिया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आनंद प्रकाश ने किया। भारत में अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत नूर अहमद नूर ने कहा कि काबुल और नई दिल्ली के बीच मजबूत रणनीतिक भरोसा, आर्थिक साझेदारी और संबंधों की निरंतरता से न केवल दोनों देशों को लाभ होगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से अफगानिस्तान और भारत व्यापार, आवागमन, खेल और साझा सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जुड़े रहे हैं। वहीं तालिबान की वापसी को पाकिस्तान के लिए रणनीतिक फायदा जरूर माना गया था, लेकिन 5 साल बाद दोनों देशों के रिश्ते इस हद तक तनावपूर्ण हो गए हैं कि कई बार दोनों पक्ष सीमा पर सीधे भिड़ भी चुके हैं। टीटीपी के पाकिस्तान में बढ़ते हमले और डूरंड रेखा का विवाद बड़ी चुनौती बन गया है, जबकि सत्ता में लौटने के बाद तालिबान में विचारधारा के स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि विदेश नीति में तालिबान अब पहले से ज्यादा व्यवहारिक दिखाई दे रहे हैं। इन बदलती परिस्थितियों में अफगानिस्तान के लिए भारत का महत्व बढ़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने भी दोनों देशों के बढ़ते संवाद को दिखाया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया। अब विजय दिवस समारोह में भारत की शिरकत दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक संपर्क का संकेत है। हालांकि भारत ने तालिबान को मान्यता दिए बिना सहभागिता की नीति अपनाए हुए है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, SIS JNU से हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि 5 साल पहले जब तालिबान ने वहाँ पर सत्ता संभाली थी, तब पाकिस्तान का क्या रुख था, आज पाकिस्तान का क्या रुख है? तो ये बदल गया है जो वक्त, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चलिए कि जब 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आया था, तो पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट किया था और उनको लगा था कि जो हक्कानी नेटवर्क है और जो अफगान तालिबान है उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे और उनको जहां पर भी स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो भारत के खिलाफ हो या बाकी दुनिया के देशों के खिलाफ, उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चाल थी, उल्टी पड़ गई बेसिकली। इन दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक जो एक अपेक्षाएं थी, वो उसमें मतभेद पैदा हो गया, खासकर 2-3 विषय। एक तो डूरंड लाइन का विषय है, जो डूरंड लाइन में वो पख्तून जो क्षेत्र है, दोनों तरफ खैबर पख्तूनवा और पूरा वो, तो उसको तालिबान मानते नहीं। अफगानिस्तान कभी भी उसको रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल सीमा नहीं माना। दूसरा जो टीटीपी का मुद्दा है कि पाकिस्तान अक्यूज करता है कि टीटीपी को जो प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दे रहा है, वो वहाँ तालिबान दे रहा है और अफगानिस्तान से उनकी भूमिका उपयोग किया जा रहा है। तीसरा जो हक्कानी नेटवर्क है, वो बेसिकली तालिबान और हक्कानी के बीच में मतभेद पैदा करने में भी ISI का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहाँ पर तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो सतर्क हो गए हैं और अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष था कि देखिए, अफगानिस्तान के पास अभी बहुत सारे विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं है, आर्थिक पुनरुत्थान करना है, विदेशी निवेश लाना है, संस्थागत निर्माण करना है। इन सब में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके माध्यम से वो कर सकते थे, व्यापार को बढ़ा सकते थे। जैसे तुर्खम है और चमन सीमा बिंदु हैं, इन पे पाकिस्तान ने अवरोध पैदा किया। तो वहीं पर ही भारत एक रिलायबल पार्टनर रहा है। 2001 से 2021 के बीच में लगभग हमने $3 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे रोड बनाया है, अस्पताल बनाए हैं और कई तरीके के कंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किए हैं। तो दोबारा से तालिबान ने भारत की तरफ देखा कि भारत के साथ एक अच्छे दोस्ताना व्यवहार किया जा सकता है और भारत ने भी एक तरीके से सहभागिता का रिलेशंस बनाया। सर, यहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारत और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, या हम कहें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से ये रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा वहाँ के जो मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए और जब भी अफगानिस्तान को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, भारत वहाँ पर राहत सामग्री तक भेजता है। तो ये जो बदलते रिश्ते हैं और आगे बढ़ते हुए और विकसित होते हुए रिश्ते हैं, ये किस दिशा में बढ़ेंगे और इन रिश्तों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि कोई ये रणनीतिक मायने इसके ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इतिहास को अगर खंगालते हैं तो कभी भी अफगान और भारत के बीच, भारतीयों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं। एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल एक जुड़ाव रहा है।
तो ये बात मान के चलिए एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए जो आमिर खान मुत्ताकी जो हैं वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो विजिट किए और वो देवबंद भी गए। तो बात मान के चलिए कि दोनों देशों में एक सकारात्मक साझेदारी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये एक और थ्योरी जो हम रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक सेंस में देखेंगे तो वो कौटिल्याज जो मंडल थ्योरी है कि एनिमी इज फ्रेंड। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान एक कॉमन एनिमी है, भारत का भी और तालिबान का भी, और ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों को नजदीक ला रहे हैं। कुछ अपेक्षाएं तालिबान को चीन से थी, लेकिन चीन अपनी उलझनों में और चीन अपनी सतर्कता के माध्यम से या पाकिस्तान प्रेम के माध्यम से उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाया, और चीन का अभी फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है। तो ये कई फैक्टर थे, लेकिन अभी भी भारत की एक बड़ी मान्यता है कि देखिए जो वैचारिक मतभेद है, जो वैचारिक इश्यू है, जिसमें स्वतंत्रता की बात है, महिला अधिकार की बात है, शिक्षा की बात है, भारत अभी भी उन मुद्दों को वरीयता देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो रणनीतिक अपना कैलकुलेशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ भारत बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को मध्य एशिया से भी जोड़ सकता है। अफगानिस्तान जो भारत का अपना एक प्रोजेक्ट चाबार प्रोजेक्ट था, ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान को जोड़ने और फिर पूरा सेंट्रल एशिया में, तो कई महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं भारत की, वो अफगानिस्तान के साथ अगर सकारात्मक एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है तो निश्चित रूप से वो भारत को नजदीक ले जाएगी। अमेरिका यहाँ पर सवाल ये भी है कि हम कई सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जो भारत के ट्रेवलर्स हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के लोगों को देख करके काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये दोनों देशों के लोगों के बीच के जो संबंध हैं, इनको आप क्या किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, ऐतिहासिक संबंध है और सिविलाइजेशनल है। वहाँ पे जो हिंगला टेम्पल है वो उनको, या हिंदू कम्युनिटीज रहे, उनके साथ में एक बहुत अच्छा रहा। पहले दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जो 96 से 2001 तक जो तालिबान 1 था वो ज़्यादा कट्टरवादी था और वो बेसिकली धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जो तालिबान 2 है वो वैचारिक बात करता है लेकिन व्यावहारिक बहुत ज्यादा हो गया है, और उनको लग रहा है कि भारत एक उनके लिए उम्मीद है, उनके आर्थिक विकास के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और पाकिस्तान से तनाव में भी भारत एक सहयोगी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के साथ जो संबंध बनाने से अफगानिस्तान और तालिबान को क्या फायदा होगा कि भारत की छवि जो है एक लोकतांत्रिक देश की है, एक इंक्लूसिव, एक सिविलाइजेशनल एक कंट्री है। तो इसके साथ जुड़ने से तालिबान की छवि में भी सुधार होगा। तो कई पक्ष हैं जो भारत और तालिबान को नजदीक लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है एक समय आएगा कि दुनिया तालिबान और जो उनको बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी। रशिया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है, चीन दबे पांव वहां घुसना चाहता है, लेकिन जो दुनिया के बाकी देश है, क्योंकि जिस तरीके से जो विक्ट्री डे पे एक तरीके से रेस्पॉन्स मिला है, बाकी दुनिया के कई देशों ने उस विक्ट्री डे में अपने आप को साझा किया है, तो निश्चित रूप से तालिबान को सब एंगेज करना चाहते हैं। और तालिबान का जो एक विशेष कर, देखिए अगर वैचारिक दृष्टि से देखते हो तो ईरान में भी वही इस्लामिक विचार और इस्लामिक उन्माद की बात थी, लेकिन दुनिया के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। उसी ही तर्ज पे तालिबान के साथ भी निश्चित रूप से डोमेस्टिक पक्ष में ज्यादा कोई दखल नहीं कर सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी महत्ता है वो भारत को या बाकी देशों को अफगानिस्तान से जोड़ने का काम करती है। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल है और ये काफ़ी गंभीर सवाल है। एक तरफ जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, दोस्ती बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है वो भारत पर आरोप लगाता है, और पाकिस्तान की ओर से कई बार जैसे फितना अल खवारिज है या उसके अलावा जो दूसरे संगठनों की बात की जाती है, कहीं ना कहीं भारत पर एक उंगली उठाई जाती है पाकिस्तान की ओर से। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान अंदर से खोखला है। वहां पर जिस तरीके से बलूचिस्तान जो आंदोलन चल रहा है, बलूच देश का निर्माण की बात हो रही है, वहीं पर खैबर पख्तूनवा में भी रिजेंटमेंट है, सिंध प्रदेश है उसमें सिंधु देश की बात हो रही है। तो वो अपनी जो कमजोरियों को छुपाने के लिए या तो भारत को एक एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट करता है, या फिर इस्लाम को एक कंसोलिडेटिंग फैक्टर के रूप में। लेकिन ये बात मान के चलिए कि वहां पे जो रीजनल फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो
तालिबान से जुड़ने की बात है या इस्लाम से, वो उनका मुखौटा सामने आ रहा है। आतंकवाद उनका सहारा है, लेकिन आतंकवाद वाकई उनका सहारा नहीं बन रहा है। और इसमें देखिए, तालिबान हमारे लिए आतंकवाद रोधी एक 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 देश है, एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और कश्मीर के मुद्दे पे भी हमको अगर तालिबान और अफगानिस्तान से समर्थन मिलता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और निश्चित रूप से हमको तालिबान को एंगेज करके वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक एक इंस्टीट्यूशंस की बात करनी चाहिए। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। एक तरफ ट्रंप की आत्मसमर्पण की धमकी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे दी है। इस बीच ओमान के जरिए बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समुद्री मार्ग पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका ईरान टकराव का अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ अमेरिका की सीधी धमकी है तो दूसरी ओर ईरान का सख्त जवाबी तेवर, और बीच में फंसा है दुनिया का एक अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट। जून में हुए अस्थायी समझौते की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछले 60 दिनों में जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदली। तो अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान से कहा कि आत्मसमर्पण का सफेद झंडा फहराएं। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान के साथ सहमति बनने के ऐलान के एक दिन बाद राष्ट्रपति ने ओमान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के रास्ते में आता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। IRGC ने कहा है कि ईरान की अब तक की कोशिशें रक्षात्मक थी, लेकिन आगे कार्रवाई आक्रामक रूप भी ले सकती है। यानी ईरान संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा। IRGC ने दुश्मनों को रणनीतिक सरप्राइज के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। IRGC ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो अमेरिकी और क्षेत्रीय सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा नेटवर्क, पावर प्लांट, इंटरनेट से जुड़े सिस्टम शामिल हो सकते हैं। ईरान को आशंका है कि अमेरिका हॉर्मुज पर सीधे नियंत्रण की कोशिश कर सकता है, इसलिए ईरान ने दक्षिणी इलाकों और रणनीतिक द्वीपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इनमें कार्ग द्वीप बेहद महत्वपूर्ण है, जहां ईरान के अहम तेल निर्यात टर्मिनल मौजूद हैं। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी इलाके में उतरते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस पूरे संकट में ओमान की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। फिलहाल ओमान और ईरान हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मुताबिक बातचीत में कानूनी और तकनीकी जटिलताएं हैं। कई पक्ष इस प्रक्रिया में शामिल हैं और ईरान का आरोप है कि कुछ ताकतें जानबूझकर इसे नाकाम करना चाहती हैं। यानी हॉर्मुज को खोलना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं, अब ये एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक सौदा भी बन चुका है। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाने की खबर है। हमले में जहाज की इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है, जबकि क्रू का एक सदस्य हताहत हुआ है। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, इस मामले की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर करो। ईरान कह रहा है कि अभी तक तो हम डिफेंसिव कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आगे ऐसा होगा तो हम ऑफेंसिव कार्रवाई भी करेंगे। तो कहाँ ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप?
निश्चित रूप से देखिए ईरान का जो पोस्चरिंग है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम फुल ऑफेंसिव मूड में हैं और अगर और पूरा मिलिट्री पोस्चरिंग ईरान कर रहा है। देखिए ये बात मान के चलिए कि दोनों चाहे वो इजराइल है या यूएस है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर काफ़ी समय से, लेकिन इससे ज़्यादा लग रहा है कि वॉक युद्ध ज़्यादा अभी तो की वार्ता और बातों का युद्ध ज़्यादा चल रहा है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेके एक दीर्घकालीन एक रणनीति दोनों ही पक्ष तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर ईरान पोस्चरिंग कर रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान का एकाधिकार है और अगर हम नेगोशिएट करेंगे, जो क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं वो एमओयू में हुआ था, तो क्लॉज 5 में साफ साफ कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए कहता है कि नहीं, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि ये ओमान और ईरान के बीच की बात है, ये जो टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो अमेरिकन टेरिटरी हो चुकी है और ना अमेरिका का एकाधिकार होगा, क्योंकि ये दूर जो दीर्घकालिक इसके प्रभाव बहुत पड़ेंगे। अगर ईरान का दबदबा रहता है, ईरान एकाधिकार रखता है, तो निश्चित रूप से जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है, जो एक तरीके से एक चौक पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका प्रभाव दूसरे जो बेबे मंदार पे भी पड़ेगा और आप ये मान के चलिए कि मलक्का स्टेट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो तुर्क का इक्का ईरान बनाना चाहता है उसको अमेरिका चाहता नहीं है, लेकिन हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कि जिस तरीके से वेसल्स पे अटैक हो रहे हैं, 2 वेसल्स पे अटैक हुआ, एक नाविक मारा भी गया, उधर हुती का अटैक सऊदी अरबिया पे हुआ है, यूएई पर अटैक हो रहा है, तो ये पूरे गल्फ को इसमें समेटे जा रहा है, इस युद्ध में इन्वॉल्व करता जा रहा है। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अभी तक जो उनकी मिसाइल्स और ड्रोन बनाने की जो फैक्ट्री है वो हम सब डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अभी तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बचा कुचा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब अमेरिका कह रहा है कि अब ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए और इस सब के बीच ओमान को भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने धमकी दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए तो बातें साफ साफ है कि जो अमेरिकन अपना जो बेसिस हैं और अमेरिका के जो पिवटल स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया है, यूएई है, जहाँ जो बहरीन है, कतर है, ये सब देशों पर अगर सीधा सीधा ये अमेरिका स्टैंड नहीं लेगा तो इसका जो अपना प्रभुत्व है मिडिल ईस्ट में वो उसका प्रभुत्व एक चैलेंज होगा और वो अमेरिका के लिए इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे कि उसकी जो सुपरमेसी का जो दावा करते हैं वो कमजोर पड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका ओमान के साथ साथ बाकी देशों को भी पूरा कोहर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि हम आईआरजी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, आईआरजी कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई डिस्कशंस नहीं हो रहा है, हम अमेरिका कह रहा है कि हम कतर और पाकिस्तान वाला वो कोई अब चैनल डिस्कशंस का नहीं रहा, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो डिप्लोमेटिक संजय जी, यहाँ पर एक गंभीर सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इस इलाके के जो ट्रेड रूट हैं वो जिस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हालांकि रूस की ओर से ये बयान आया है कि जो आर्कटिक में नॉर्दर्न रूट हैं उन पर कहीं ना कहीं अब काम शुरू किया जा रहा है। चीन, दक्षिण कोरिया या भारत का भी उन्होंने नाम लिया है। इस तरह के जो देश हैं उस रूट को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव कहा जा सकता है इसको? नहीं, निश्चित रूप से इसका देखिए पहले से ही रशिया तो बहुत पहले से काम कर रहा है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ईरान से जोड़ते हुए जो अरबियन सी और भारत से जोड़ता है और आगे सेंट्रल एशिया, बेलारूस और रशिया तक उसको कनेक्ट करता है। एक नया रूट तैयार करने की बात करें। दूसरा जो आप ये जो साउथ चाइना, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्टेट होते हुए एक नया रूट पे भी काम हो रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, वो आर्कटिक में वहां पर रूट डेवलप करने की। आर्कटिक में भी वो वहां पे वो भी एक उसको पाइपलाइन के माध्यम से उसको क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो यूएई है, इजराइल है, ये भी यूरोप से जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव पाइपलाइन का काम कर रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, बेबे मंदार पे, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के।
ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन युद्ध में सीधे दखल देने का आरोप लगाया है। मॉस्को का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर हमलों के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया है वे ब्रिटिश कंपनियों ने बनाए हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन यूक्रेन को इस तरह की मदद जारी रखता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन के समर्थन पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा कि ब्रिटेन मुश्किल दौर में अपने सहयोगी यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा और सैन्य सहायता जारी रखेगा। यूक्रेन के खार्किव इलाके के पेचनेकी गांव पर रूसी रॉकेट हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि हमले में कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को पर 620 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बलों ने सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह 5 बजे के बीच राजधानी क्षेत्र के ऊपर 180 ड्रोन मार गिराए। बाद में राजधानी की ओर आ रहे 17 और ड्रोन भी मार गिराए गए। ड्रोन हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। रूस ने जापानी राजदूत अकीरा मूतो को तलब कर प्रधानमंत्री साने तकाइची के कथित रूस विरोधी बयानों पर कड़ा विरोध जताया है। विवाद दक्षिणी कुरिल द्वीपों को लेकर है, जिन पर रूस का नियंत्रण है और जापान अपना दावा करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया इटिरूप द्वीप दौरे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। जापान ने इस दौरे को अपनी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला बताया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाने का आदेश दिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उन्हें 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और 16 सितंबर तक उनका इलाज चलेगा। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। दावा है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाहिनी आंख की रोशनी कमजोर हुई है। इमरान खान 2022 में सत्ता से हटने के बाद कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें सरकारी उपहार और अवैध निकाह से जुड़े मामले शामिल हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के चचेरे भाई वसीम अल असद को युद्धकालीन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। दमिश्क की चौथी आपराधिक अदालत ने मंगलवार को उन्हें सोची समझी हत्या और यातना जैसे अपराधों का दोषी ठहराया। यह फैसला सीरिया में करीब 14 साल चले गृह युद्ध से जुड़े मामलों में आया है। हाल ही में अदालत ने बशर अल असद को भी मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों से जुड़े मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बशर अल असद ने रूस के मॉस्को में शरण ली है। दक्षिणी फिलीपींस के जाम्बुआंग शहर के एक हाई स्कूल में गोलीबारी में 2 छात्रों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक हमलावर पिस्तौल और राइफल लेकर स्कूल कैंपस में घुसा और क्लासरूम में फायरिंग की। घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जांच के आदेश दिए हैं और स्कूलों में हिंसा रोकने के उपायों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।